अस्सलाम वालेकुम माय डियर डॉक्टर्स। आज की वीडियो में हम ब्लड फिजियोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको जैसे आइडिया है कि जनरल फिजियोलॉजी हमारी 3 के 3 चैप्टर्स एंड हो चुके हैं। अब एक सीक्वेंस के साथ और बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसमें बहुत से कंसेप्चुअल पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और आपको मोस्ट फेवरेट क्वालिटी एमसीक्यूज़ जो होंगे वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपका माइंड ब्रॉड होगा। और अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो मज़ीद आपका जो विजन है वो ब्रॉड होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा और काफ़ी चीज़ें आपकी रिवाइज़ हो जाएंगी। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही हमारा रिवाइज़ होगा। हम कोशिश करेंगे कि टाइम को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे एमसीक्यू सीरीज़ करने की 2 रूल्स हैं, 2 कंडीशंस हैं जो हमेशा मैं कहता हूं। आपने बैठकर, अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% इसका फ़ायदा हो और जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ वो आपको उसका रिज़ल्ट मिले, तो आपने बैठकर वीडियो देखनी है। सेकंड नंबर पे आपने अपने हाथ में पेन और एक रजिस्टर रखना है जिस पे आप अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करें। उम्मीद करता हूँ कि आपने 3 चैप्टर्स हैं उनमें अपनी मिस्टेक्स वगैरह रजिस्टर पे लिखी होंगी। इसके बगैर इसका फ़ायदा नहीं है, आप भूल जाएंगे। आप इंसान हैं, इंसान जब प्रॉफ आपका आएगा तब आपको कुछ भी याद नहीं होगा, इन वीडियोस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप रजिस्टर लेके रखें, वो मस्ट है, ठीक है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, एंड पे आपको ये वीडियोस भी याद नहीं रहेंगी। अपनी गलतियों को लिखना है, नोट्स बनाने का नहीं कह रहा, अपनी गलतियों को जस्ट लिखें आप। चलें, जैसे हम पहले देखते हैं, हम पहले एलोस देखते हैं जो यूएचएस चाहता है। यूएचएस चाहता है कि आप इस चैप्टर ब्लड फिजियोलॉजी में पहला जो हम करने जा रहे हैं वो आरबीसीज करने जा रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स। तो यूएचएस चाहता है कि आपको फंक्शन ऑफ ब्लड पता होने चाहिए, फंक्शन ऑफ ब्लड पता होने चाहिए। उसके अलावा यूएचएस चाहता है कि आपको कंपोजिशन ऑफ द ब्लड ये भी पता होनी चाहिए। के बाद उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, एल्बुमिन होता है, डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, वो वाले प्रोटीन्स भी आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा क्या कहता है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एडिमा पता होनी चाहिए, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन आपने बताने हैं। इसके अलावा करेक्टरिस्टिक बताने हैं आपने रेड ब्लड सेल्स के, आरबीसीज के, कौन सी बोन मैरोज कौन से सेल्स बनाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट स्टेजेस पे कैसे होता है और किस तरह होता है। डिफरेंट एनीमियाज देखेंगे हम। तो ये चैप्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्टूडेंट्स के लिए इजी भी है, और इसमें चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है, उनको मिक्स कर लेते हैं। तो आपको एक ऐसे वे में हम सीक्वेंस के साथ में पढ़ाऊँगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। इसके अलावा मज़ीद हम देखेंगे नॉर्मल हेमोग्लोबिन्स की डिफरेंट एजेस में कैसी वो कंपोजिशन होती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि आयरन किस तरह स्टोर होता है हेमोग्लोबिन में, और हेमोग्लोबिन जब ब्रेक डाउन होता है तो फिर किस तरह हेमोग्लोबिन रिलीज़ होता है। इसके रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम डिफरेंट ये ब्लड इंडाइसिस के मतलब जो एमसीक्यूज़ है ना, इसको बेसिक मतलब देखेंगे हम, कोई इसमें एडवांस लेवल पे हम नहीं करने जा रहे। इनलिस्ट दी एब्नॉर्मल, और आपके यूएचएस में भी ये बेसिक लेवल की आएंगे। एब्नॉर्मल टाइप्स ऑफ हेमोग्लोबिन ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बाकी वाइट ब्लड सेल्स आपका 34 चैप्टर गाइडन और गेनॉन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सबसे पहला आपका एमसीक्यूज़ है, वो कहता है कि 25 ईयर ओल्ड टू हैव अ हेमोग्लोबिन कंसनट्रेशन ऑफ 15 ग्राम पर 100 ml, ठीक है। तो इसके मुताबिक वो पूछ रहा है कि आपकी 100 ml ब्लड में कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितनी कैरी कर सकता है 100 ml ऑफ ब्लड। तो चलिए हम इसका ना थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़्यादातर तो इस चीज़ का पता होगा। स्टूडेंट्स को ये चीज़ आइडिया होती है कि हमारा जो 100 ml ब्लड होता है ना, 100 ml ब्लड होता है, इसमें क्या होता है, इसमें 45% जो ना 45 ml ले लें, 45 ml आपके क्या होते हैं, आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। 100 ml में 45 ml आरबीसीज होते हैं। आपने ब्लड की नॉर्मल कंपोजिशन देखी है कभी? नॉर्मल ब्लड क्या होता है, आपका जो नॉर्मल ब्लड होता है उसके अंदर होगा कि 55% जो होता है आपका प्लाज्मा होता है, ठीक है, और आपके पास जो 45% होता है वो क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। आरबीसीज सिर्फ आरबीसीज नहीं होते, उसमें सेल्स होते हैं, सारे ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें डब्ल्यूबीसीज होते हैं, उसमें आरबीसीज होते हैं, उसमें प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, सारे किस्म के सेल्स होते हैं। आपने याद रखना है कि आपके 100 ml में
45 ml RBCs होते हैं। ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं, हिंट है। यहाँ पे तो सारे सेल्स लिए हुए हैं ना आपको, लेकिन आप ये याद कर लें कि 45 ml आपके पास RBCs होते हैं। जब आपने ये चीज़ याद कर ली, नेक्स्ट स्टेप है, अब आपने देखना है कि इस 100 ml में 45 ml तो RBCs हैं। इस 100 ml में मुझे ये बताओ, 100 ml में मुझे ये बताओ कि कितने ग्राम हेमोग्लोबिन होगा इस 100 ml ब्लड में। फिर मुझे बताओ इसी 100 ml ब्लड में, इसी 100 ml ब्लड को कितनी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। ये तीन चीज़ें, ठीक है, ये 3 MCQs हैं आपकी बेसिकली, तो ये हमने बताना है। देखो हमें इतना पता है कि 100 ml में 45 ml RBCs होता है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि इसमें हेमोग्लोबिन कितना होता है, फिर मैं बता सकता हूँ ऑक्सीजन कितनी है। और उसने पूछा भी यही है कि आप कितनी ऑक्सीजन कैरी करता है। इसका बड़ा सिंपल सा रूल है। देखो जो 100 ml RBCs होते हैं ना, 100 ml RBCs होते हैं, वो याद रखना है आपने कि उसके अंदर 34 ग्राम हेमोग्लोबिन होती है, ठीक है। और आपने ये याद रखना है कि 1 ग्राम जो हेमोग्लोबिन होती है ना, 1 ग्राम हेमोग्लोबिन अपने साथ 1.34 ml ऑक्सीजन को बाइंड कर सकती है। ग्राम हेमोग्लोबिन अपने साथ कितनी ऑक्सीजन बाइंड कर सकती है? 1 ग्राम ऑक्सीजन जो है ना, 1 ग्राम हेमोग्लोबिन अपने साथ 1.34 ml ऑक्सीजन को बाइंड कर सकती है। बहुत इजी हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, एक सिंपल सा सवाल है, मैथ का एक सवाल है, ठीक है, मैथ मुश्किल नहीं है, आसान सा है। देखो अगर 100 ml RBCs में 34 ग्राम हेमोग्लोबिन है, तो मुझे बताओ कि 50 ml RBCs में कितने ग्राम हेमोग्लोबिन होगी। तो आप बताएंगे सर बड़ा इजी है, 50 ml मैंने इधर से भी हाफ कर दिया, तो मैं इधर हेमोग्लोबिन को भी हाफ कर दूंगा, 17 ग्राम हेमोग्लोबिन होगी। क्या बात है, गुड हो गया, ठीक है। 100 ml RBCs में 34 ग्राम हेमोग्लोबिन होती है, तो 50 ml में कितनी होगी? उसकी हाफ होगी, 17 ml। 17। अब मुझे बताओ कि ये 100 ml ब्लड में 45 ml RBCs होते हैं, तो 45 ml RBCs में कितनी हेमोग्लोबिन होगी? 50 में तो 17 थी ना, तो यहाँ पे मैं 17 लिख दूँ, 17 से थोड़ा कम लिख दूँ ना, 50 में तो 17 थी, लेकिन ये 50 तो नहीं है, ये 45 है, 50 तो नहीं है, ये 45 है, तो 17 से तो कम ही होगी, तो इसमें होती है 15 ग्राम हेमोग्लोबिन, ठीक है। आपके पास जो 100 ml ब्लड है उसमें 45 ml RBCs होते हैं, 45 ml RBCs होते हैं और 15 ग्राम हेमोग्लोबिन होती है। मैंने आपको बताया, अब आपके लिए ऑक्सीजन फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये रट्टा नहीं लगाना, आप कहेंगे तो ये तो हम वैसे ही रट्टा लगा लेंगे, बहुत सिलेबस होता है, आप नहीं लगा सकोगे। MBBS में आप रट्टे नहीं लगा सकोगे, आपने एक कंसेप्ट बनाना है, एक सीक्वेंस बनाना है जिससे आप MCQ सोल्व करें। इससे आपके 4 से 5 कोई किसी भी किस्म के MCQs आ जाए, आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 1 ग्राम जो होता है ना, वो 1.34 ml ऑक्सीजन को बाइंड करता है, तो हमारे पास तो 15 ग्राम है सर, हमारे पास 15 ग्राम हेमोग्लोबिन है। तो अगर 1 ग्राम करता है 1.34, तो मैं 15 को 1.34 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास 15 ग्राम जितनी करेगा वो आ नहीं जाएगा? क्या बात है सर, आ जाएगा ना। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये आता है 20.1 ml। याद रखिएगा कि जो 15 ग्राम हेमोग्लोबिन है हमारे ब्लड के अंदर, वो 20 ml से कम ऑक्सीजन बाइंड नहीं करती। अगर आपको 19-20 दिया हो तो 20 से ज़्यादा ही होगी, 20.1 होती है, 20.1 होती है। तो ये एक कमाल का कंसेप्ट था जो कि आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए था, ठीक है। मैं रिपीट कर दूं या आपको समझ आ गई है? होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई है। मैंने कहा कि 100 ml ब्लड में 45 ml RBCs होते हैं। इसका तरीका भी याद करने का मैंने बता दिया था कि आपका जो ब्लड है, ब्लड की कंपोजिशन है 55 ml, जो 55% उसमें प्लाज्मा होता है, 45% उसमें ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो 100 ml ब्लड में आप याद रख लेंगे 45 ml RBCs हैं, और उसमें 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हेमोग्लोबिन है, और हमारे पास जो 100 ml ब्लड है वो अपने साथ 20.1 ml ऑक्सीजन को बाइंड करता है। अब इन ऑप्शन में देखो कि वो कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दिस इंडिविजुअल ब्लड कैन ट्रांसपोर्ट पर 100 ml ऑफ द ब्लड।
कौन सा आएगा सर? 19 आएगा? नहीं आएगा, 19 नहीं आएगा। मैंने बताया 20 से ज़्यादा ही होती है सर, 20.1 ml होती है। ये आपके सामने आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट चलते हैं। In the human body, why is it is physiologically necessary for hemoglobin to be enclosed within red blood cells rather than circulating as a free protein in the plasma? बहुत कमाल का एमसीक्यूज, बहुत कमाल। मैं कहता हूँ इससे अच्छा एमसीक्यूज आपसे नहीं पूछा जा सकता, और ये पास्ट पेपर्स में भी रिपीट हुआ है, ठीक है। बहुत ही अच्छा एमसीक्यूज है। वो आपसे कहना ये चाह रहा है कि इन दी ह्यूमन बॉडी क्यों इतना नेसेसरी है कि हेमोग्लोबिन को, देखो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी है, सारा कुछ है। तो एक ब्लड वेसल ले लो, उस ब्लड वेसल के अंदर प्लाज्मा, प्रोटीन, सारा कुछ है। उसके अंदर आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल भी है। वो रेड ब्लड सेल जो होता है ना, वो रेड ब्लड सेल के अंदर हेमोग्लोबिन होता है। तो कह रहा कि रेड ब्लड सेल को हेमोग्लोबिन, और जो है ना हेमोग्लोबिन को रेड ब्लड सेल के अंदर डालने का क्या मकसद है? ये प्लाज्मा में नहीं रह सकता था क्या? इससे कोई मसला होता है? जी हाँ, इसमें बहुत ही कमाल की चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये देखते हैं, ये देखिए, अगर आपके नॉर्मल ये एक ब्लड वेसल है, ये कैपिलरी वॉल है, ठीक है। अगर इसमें ये देखें, इसमें आपके पास क्या है, इसके अंदर आपके पास, मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ, इसकी में आपका पास प्लाज्मा, ये प्लाज्मा जा रहा है, ठीक है, जो 55% प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स वगैरह हैं। इसी के अंदर आपके पास क्या पड़ा हुआ है? आपके पास पड़ा हुआ है ये आरबीसीज एक, ठीक है, बाइकनकेव है, मैंने ये ऊपर से बनाया है। तो ये बाइकनकेव डिस्क पड़ी हुई है आरबीसीज, और इस आरबीसीज के अंदर, इस आरबीसी के अंदर क्या पड़ा हुआ है? हमारे पास हेमोग्लोबिन पड़ा है। तो कहता है कि ये हेमोग्लोबिन को ये रेड ब्लड सेल के अंदर डालने का क्या मकसद है? क्या ये हेमोग्लोबिन इज ओनली इसलिए कि ताकि जो ये हेमोग्लोबिन है वो सिर्फ स्प्लेनिक पल्ब जो स्प्लीन के अंदर होता है उसी के अंदर जाके ये डिस्चार्ज हो? नहीं सर। टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड बियॉन्ड दैट ऑफ वाटर, क्या हम विस्कोसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं हेमोग्लोबिन को अंदर डाल के? सर हेमोग्लोबिन को अंदर डाल के आरबीसीज की कौन सी विस्कोसिटी बढ़ती है? विस्कोसिटी ब्लड की बढ़ती है अगर आरबीसीज का नंबर बढ़ जाए। ब्लड के अंदर आरबीसीज की अमाउंट ज़्यादा होगी तो क्या होगा? आरबीसीज की अमाउंट ज़्यादा होगी तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, ना कि अगर हम हेमोग्लोबिन को आरबीसीज के अंदर बंद कर दें तो उससे विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। ये भी नहीं ठीक। टू अलो द सिंथेसिस ऑफ सक्सिनाइल को ए विद इन द प्लाज्मा, बिल्कुल भी नहीं। इसका ये मकसद नहीं है ना सिंथेसिस ऑफ, वो उसके अंदर बंद करने का क्या मतलब? इसमें वो जो हेमोग्लोबिन है वो सिंथेसिस हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल। टू प्रिवेंट द एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द हीम ग्रुप, इसका भी कोई रोल नहीं है। हीम जो तो एंटीबॉडीज़ के जो है फॉरेन एंटीजन आता है उसके अगेंस्ट बनता है। तो हेमोग्लोबिन अगर बाहर होता है तो कोई इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। टू प्रिवेंट लीकेज थ्रू कैपिलरी एंड ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन्स, यहाँ पे देखते हैं। वो कहता है कि अगर हम ना इसको अगर हेमोग्लोबिन ये जो रेड ब्लड सेल के अंदर है, इसको मैं अगर बाहर निकाल दूँ, ये डॉट छोटा सा, पहले तो ये रेड ब्लड सेल के अंदर था, तो ये क्या करेगा? ये कैपिलरी से लीक होना शुरू हो जाएगा, और ये कैपिलरी से लीक होता होता 3 से 4% जो है ना आपका हेमोग्लोबिन वो तो टिश्यू फ्लूइड में चला जाएगा। ये तो कैपिलरीज आपकी थोड़ी सी होती हैं, इनमें स्पेसिस होती हैं, इनमें से तो चीज़ें पास कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन्स वगैरह, WBCs वगैरह इसमें से पास कर सकते हैं। तो अगर हेमोग्लोबिन आरबीसीज, हेमोग्लोबिन का क्या काम है? ऑक्सीजन को कैरी करना। अगर ये हेमोग्लोबिन बाहर चला जाता ब्लड वेसल से तो ऑक्सीजन को कैरी करता, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती, एनीमिया हो जाता, 100 प्रॉब्लम्स हो सकती थी। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने नहीं, अल्लाह ताला ने किया कि इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट लीकेज थ्रू कैपिलरी एंड ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन्स। ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन्स कहाँ पे होती हैं? किडनी में होती हैं। गुड हो गया, कंसेप्ट समझ आई। बहुत मेरा फेवरेट एमसीक्यू समझ लें, ठीक है। इसमें क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ फ्री हेमोग्लोबिन लीक्स इनटू टिश्यू स्पेस आर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विद ईच पासिंग थ्रू द सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन जब भी होती है ना, एक सर्कुलेशन, तो 3% जो फ्री हेमोग्लोबिन है ना वो लीक हो जाता। हर एक सर्कुलेशन मतलब एक दफ़ा हार्ट से ब्लड आया और हार्ट से सुपीरियर वेना केवा से फिर हार्ट में वापस गया, ठीक है। एयोर्टा से ब्लड निकला और दोबारा सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड जब आया तो एक सर्कुलेशन होती है ये। एक सर्कुलेशन में 3% आपके हेमोग्लोबिन ज़ाया हो गए, तो आपका दिन में कोई हज़ारों दफ़ा सर्कुलेशन होती है, आपका तो हेमोग्लोबिन ना बचे तो लाइफ पॉसिबल ना होती, ठीक है।
ये मैंने आपको कंसेप्ट के साथ बताया, बाकी ऑप्शन की जो डिटेल है वो भी साथ लिखी हुई है। टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट करते हैं। विच enzyme found in higher concentration within red blood cells allow for the transport of enormous quantity of carbon dioxide as bicarbonate ion। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन एमसीक्यूज है, मोस्टली को पता होगा, लेकिन ये बार बार आता है इसलिए मैंने इंक्लूड किया। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, ये जो होता है ना, which of the following bone is primary site for the red blood cells production in a 13-year-old adult? Sternum, distal portion of the tibia, shaft of the femur, shaft of the humerus, radius annuli। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आपको कभी ये चीज़ नहीं भूलेगी, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। मैं यहाँ पे आपको एक डिटेल के साथ बताता हूँ, डिटेल इस तरह की डिटेल बताता हूँ कि आपको ये इंशाल्लाह कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज में। देखो, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज 5 स्टेप में याद रखना है। आपकी ज़िंदगी में ना, एक ह्यूमन की ज़िंदगी में 5 तरीक़ों से आरबीसीज बनता है। शुरू में जो अर्ली वीक गेस्टेशन होती है, जब एक फीटस जो है ना अपनी मदर के पेट में होता है, ठीक है, और गेस्टेशन एज में होता है, तब जो है ना वो यॉक सैक जो होती है वो ब्लड सेल्स बना रही होती है, आरबीसीज बना रही होती है। जब मिडिल ट्राइमेस्टर आता है ना, मिडिल ट्राइमेस्टर, तब आपके पास बना रही होती है लीवर, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन, एल एंड एस, ठीक है, लीवर, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन। यहाँ पे एक एमसीक्यू याद रखना है आपने। सर कौन सा एमसीक्यू? लीवर डोमिनेंट होता है मिडिल ट्राइमेस्टर में, लीवर, लिम्फ नोड और स्प्लीन तीनों बना रहे होते हैं, लेकिन लीवर जो होता है ना ये डोमिनेंट होता है। ये एमसीक्यूज आएगा, आपको लाजमी आएगा, ठीक है। तो मिडिल ट्राइमेस्टर में आपको ये पता तो है लीवर बनाता है, लिम्फ नोड, स्प्लीन बनाता है, लेकिन डोमिनेंट कौन होता है? लीवर होता है। फिर आपके पास आता है कि लास्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन टिल 5 ईयर, तो 5 साल तक जब आखिरी मंथ चल रहा होता है प्रेगनेंसी का, उससे लेकर 5 साल की उम्र तक कौन बनाता है? बोन मैरो बनाता है, ठीक है। जितनी भी बोन्स हैं आपकी बॉडी में, जितनी भी बोन्स होंगी उसकी बोन मैरो बनाएगी। अब 5 से 20 साल तक कौन बनाता है? 5 से 20 साल तक जितनी भी मेम्ब्रेनस बोन्स हैं आपकी बॉडी में, मेम्ब्रेनस बोन कौन सी हैं? स्टर्नम है, वर्टिब्रा है, रिब्स है, ये बनाती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो प्रोमिनेंट होती है ये स्टर्नम होती है। ऊपर मैंने लीवर बताया था ना, मिडिल ट्राइमेस्टर में लीवर, यहाँ पे आपने याद रखना है स्टर्नम जो होती है ना वो प्रोमिनेंट होती है। तो 5 से 20 साल कौन बनाता है? स्टर्नम, वर्टिब्रा, रिब्स और प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ ह्यूमरस एंड टिबिया। ये टिबिया लिखा हुआ है सर, ये पता नहीं क्या हो गया इसको। अच्छा, टिबिया ये प्रोक्सिमल पोर्शन, जो प्रोक्सिमल, डिस्टल नहीं, प्रोक्सिमल जो होता है जो ओरिजिन के पास होता है, प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ ह्यूमरस एंड टिबिया, ठीक है। तो ये बनाता है। लेकिन जब 21 साल से लेकर अब फिर जितनी भी एज बची है ह्यूमन की डेथ तक, वो कौन बनाते हैं? मेम्ब्रेनस बोन बनाते हैं, स्टर्नम, वर्टिब्रा और रिब्स, ठीक है, ये बनाते हैं। तो ये एक आपके पास था पूरा कंसेप्ट, आपने किस तरह इसको याद रखना है, ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज प्राइमरी साइट फॉर रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन इन अ 13-year-old अडल्ट? सोच के बताएं। स्टर्नम है, डिस्टल पोर्शन ऑफ टिबिया है, शाफ्ट ऑफ फीमर है, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस है, रेडियस एनल है। कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी, ठीक है, इन किसी ऑप्शन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, स्टर्नम सिंपल सा आंसर है। अ 45-year-old पेशेंट विद क्रोनिक किडनी डिजीज। अच्छा जी, किडनी डिजीज क्या दिया है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। विद स्फीयर एनीमिया द प्राइमरी कॉज इज मोस्ट लाइकली अ डेफिशिएंसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ट्रांसफेरिन। अच्छा, मुझे ये याद रखना है आपने, एक होता है हमारे पास ट्रांसफेरिन और एक होता है हमारे पास फेरिटिन, ठीक है। एक होता है ट्रांसफेरिन और एक होता है फेरिटिन, ठीक है। ट्रांसफेरिन ये आयरन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं और ये डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है सवेयर एनीमिया के साथ, ठीक है। उसके बाद दूसरा वो कहता है कि विटामिन B12, इसकी वजह से एनीमिया होता है। विटामिन B12 और फोलिक एसिड, B12 और B9 को फोलेट कहते हैं, ठीक है, फोलेट, फोलिक एसिड। विटामिन B12 को कोबालामिन कहते हैं। इन दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है, उसको कहते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। लेकिन
उसने किडनी डिजीज़ का है। किडनी डिजीज़ में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये तो बेसिकली होता है कि अब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाती। आपके इंटेस्टाइन में जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ना, इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है, जो इंटेस्टाइन में रिलीज़ होता है, ठीक है, पैराइटल सेल्स रिलीज़ करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो तो विटामिन B12 और विटामिन B9, फोलिक एसिड वो सही से अब्जॉर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से मैगलोब्लास्टिक अनीमिया होता है। ये याद रखते हैं, B9 और B12 की वजह से मैगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ना, इंट्रिंसिक फैक्टर ये अब्जॉर्प्शन करवाता है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर में ही मसला आ जाए, इंट्रिंसिक फैक्टर में प्रॉब्लम आ जाए, ये ऑटो इम्यून होता है, उसकी वजह से जो होता है हमारे पास अनीमिया, उसको कहते हैं हम परनीशियस अनीमिया। परनीशियस अनीमिया याद रखना, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जबकि मैगलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, विटामिन B12 और विटामिन B9 अब्जॉर्ब ही नहीं होता ड्यू टू प्रॉब्लम इन द इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर ही पूरा ख़राब होगा तो उसकी वजह से जो हमारे पास प्रॉब्लम होगी उसको कहते हैं परनीशियस एनीमिया। मैं इसको बताता हूँ, ये थोड़ा सा आपको समझ लगे, एक ही मैं चीज़ कह गया हूँ, पता नहीं, मैं बताता हूँ इसका। इंटरल्यूकिन तो 3 ये तो एक ग्रोथ इंड्यूसर्स कह लें, इसमें कोई रोल नहीं। एरिथ्रोपोइटिन जो होता है 90% किडनी प्रोड्यूस करती है, 10% लीवर प्रोड्यूस करते हैं। इसका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है वो एरिथ्रोपोइटिन आएगा। ये देख लें, मैंने जो आपको बताया था कि अबाउट 90% ऑफ एरिथ्रोपोइटिन इज फॉर्म्ड इन द किडनी। उसके बाद अगर आपकी किडनी फेल हो जाए ना तो आपकी आरबीसीज भी नहीं बनेंगे। ये नहीं सोचना कि आरबीसीज कहाँ पे बनते हैं, भाई स्टर्नम में बनते हैं, रिब्स में बनते हैं, वर्टिब्रा में बनते हैं, तो इधर ही प्रॉब्लम होगी। अगर एरिथ्रोपोइटिन नहीं बन रहा, एरिथ्रोपोइटिन किडनी से बनता है, तो ये जाके स्टिमुलेट करता है, ठीक है। यही नहीं बन रहा तो फिर आपके आरबीसीज की प्रोडक्शन कम हो जाएगी और आपको अनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 है, कहता है ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस एट विच स्टेज डज द न्यूक्लियस कंडेंस एंड इवेंचुअली गेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सेल। ये आपके पास एरिथ्रोपोइसिस के ना वो स्टेप्स हैं, पूछ रहा है, आपसे पूछना चाह रहा है कि एरिथ्रोपोइसिस के जो स्टेप्स हैं वो किस तरह काम करते हैं। ये मैंने आपके लिए ये बनाए हुए हैं, ठीक है। ये है, सबसे पहले आपके पास होता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट होता है। फिर हम इसको कहते हैं बेजोफिलिक प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। उसके बाद कहते हैं पोलेक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। बेजोफिलिक पहले होता है जो आपके पास प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, फिर बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, फिर पोलेक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, फिर ऑर्थोक्रोमिक एरिथ्रोब्लास्ट, एंड पे रेटिकुलोसाइट और एरिथ्रोसाइट बनते हैं, ठीक है। ये 5 स्टेजेस होते हैं इसके। याद रखिएगा, 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली बार हेमोग्लोबिन किस में अपेयर होता है? पहली बार जो हेमोग्लोबिन अपेयर होता है ना, वो होता है आपके पास पोलेक्रोमेटोफिलिक, ठीक है, पोलेक्रोमेटोफिलिक में अपेयर होता है। देखो, जो न्यूक्लियस होता है ना, जो न्यूक्लियस होता है, मैं आपको एक बेसिक वे में बताता हूँ। इसका नाम जो है ना, साइंसदानों ने, डॉक्टर्स ने नेम ऐसे नहीं रख दिए इसके। इसका जो नेम है, देखो, पहला तो हो गया ना प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, दूसरे नंबर पे आपके पास आ गया बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। बेजो का क्या मतलब होता है? ये स्टेनिंग होती है न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब जो है हमारे पास है, इसमें एरिथ्रोब्लास्ट है, इसमें न्यूक्लियस है, ठीक है। बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट में क्या न्यूक्लियस है, तो ना तो ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट आ सकता है ना बेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस है। पोलेक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। पोले का मतलब होता है मैनी, और क्रोमेटोफिलिक मतलब इसमें 2 स्टेन आ रहे हैं। एक तो आपका बेजोफिलिक स्टेन आ रहा है, दूसरा आपके पास स्टेन जो आ रहा है वो हेमोग्लोबिन का आ रहा है, ठीक है। इसमें हेमोग्लोबिन अपेयर होना स्टार्ट होती है, तो पोलेक्रोमेटोफिलिक। देखो कितना अच्छे से कंसेप्चुअल वे में आपके माइंड में बैठ गया कि बेजोफिलिक प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का मतलब है कि इसमें सिर्फ न्यूक्लियस है तो एक स्टेन मिल रहा है। पोलेक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट का मतलब है इसमें 2 स्टेन मिल रहे हैं, एक तो न्यूक्लियस अभी भी प्रेजेंट है और एक कोई और चीज़ आई है जिसकी वजह से स्टेन मिल रहा है, वो है हेमोग्लोबिन। तो एक एमसीक्यू आपका आएगा कि हेमोग्लोबिन फर्स्ट अपीयर इन विच स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, तो आपने लगाना है पोलेक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। फिर देखें क्रोमिक प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, इसमें क्या होता है? देखो, इसमें अब वो हेमोग्लो जो होता है ना न्यूक्लियस आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और सिर्फ एक ही स्टेन बचता है, वो बचता है हेमोग्लोबिन का। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। होप सो आपका माइंड क्लियर हुआ हो और इस चीज़ को आपने नोट कर लेना है। चीज़ों को ईजी बनाया करें अपने लिए और मुश्किल की तरफ नहीं जाना। वो कहता है कि एरिथ्रोपोइसिस के किस स्टेज में जो न्यूक्लियस होता है वो कंडेंस होता है और सेल से बिल्कुल
एक्सक्लूडेड हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। सेल में अब न्यूक्लियस नहीं है, हेमोग्लोबिन होगा। मुझे बताएं हेमोग्लोबिन किस में अपेयर होता है फर्स्ट? ऑर्थोक्रोमेटिक में होता है या पोलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में? पोलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्ट में। जबकि न्यूक्लियस जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म किस में हो गया? पोले में तो अभी भी है, बेसोफिलिक में तो न्यूक्लियस है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में भी न्यूक्लियस है, रेटिकुलोसाइट में जो होता है ना वो उसमें नहीं है, ठीक है। इसमें जो होते हैं ना वो ऑर्गेनेलीज के रेमिनेंट्स पड़े होते हैं, वो 1 से 2 दिन में ये रहता है रेटिकुलोसाइट, फिर ये मेच्योर आरबीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उसने कहा कि इसमें कंडेंस होता है और इवेंचुअली एक्सक्लूडेड फ्रॉम होता है। 2 ऑप्शन बचते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लिए मोस्ट सूटेबल ये है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर कंडेंस होता है और सबसे पहले इसमें ख़त्म हो जाता है ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। At this stage, the cell become filled with the hemoglobin. The nucleus condense to a small size and is finally absorbed or extruded. जबकि ये देखें हेमोग्लोबिन बिगेन्स टू अपेयर, ये गाइटन की एग्जैक्ट लाइन है, मतलब जो बुक की लाइन है ना ये एमसीक्यूज में आती है कि हेमोग्लोबिन बिगेन्स टू अपेयर एट विच स्टेज, ठीक है, और न्यूक्लियस इज स्टिल प्रेजेंट, वो होता है पोलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में। जबकि ये रेटिकुलोसाइट इज द स्टेज इमीडिएटली फॉलोइंग न्यूक्लियर एक्सट्रूजन, इट कंटेन रेमिनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनेल्स बट नो न्यूक्लियस। रेटिकुलोसाइट में न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन रेमिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपैरेटस के रेमिनेंट्स पड़े होते हैं, ठीक है। और बेसोफिलिक में मैंने आपको बता दिया विद बेसिक टाइज एंड हैज़ नॉट येट बिगेन सिग्निफिकेंट हेमोग्लोबिन, इसमें अभी बेसोफिल में अभी हेमोग्लोबिन नहीं बनी। तो ये एरिथ्रोपोइसिस के जितने स्टेप्स थे आपके क्लियर हो गए हैं, ठीक है इंशाल्लाह। What is the primary role of hypoxia inducible factor 1 in the regulation of red blood cell production? अच्छा, ये एमसीक्यूज अब हम करते हैं। एक अच्छा एमसीक्यूज आया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वो कर लें, ताकि नेक्स्ट जो आपको वीडियोस मिलने वाली हैं आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए, ठीक है। अपने दोस्तों तक भी ये लाजमी शेयर करनी है आपने, अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, ठीक है। अगर कोई मसला मसाइल है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, मेरा व्हाट्सअप चैनल भी नीचे पर्सनल दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझसे कनेक्ट कर पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप बता सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने याद रखना है कि एक हमारे पास होता है हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर, इसको कहते हैं HIF, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास होती है वो होता है हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट, ठीक है, हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट, ठीक है, इसको हम कहते हैं। अच्छा, इसको मैंने याद किया हुआ था इफ हरी, ठीक है, इफ हरी अगर जल्दी है, ठीक है, इस वे में मैंने याद किया हुआ था, लेकिन आप देख लें। हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर क्या काम करता है? ये जब हाइपोक्सिया होता है, ब्लड में ब्लड वॉल्यूम लो हो गया, कोई भी चीज़ इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो हाइपोक्सिया हो गया। तो हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर क्या करता है, आपके जो किडनी होती है ना, किडनी के अंदर एरिथ्रोपोइटिन आपके पास पड़ा होता है, ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन जीन होता है, एरिथ्रोपोइटिन जीन के ऊपर रिस्पॉन्स एलिमेंट होता है, तो वहाँ पे जाके ये इंड्यूसिबल फैक्टर जाकर लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है और ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ज़्यादा होती है। जब एरिथ्रोपोइटिन की अमाउंट ज़्यादा होगी, आपको पता फिर क्या होगा, फिर आरबीसीज की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। तो एमसीक्यूज नंबर 7 है जो, इसका आंसर क्या आएगा, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर। इफ की क्या मतलब है, ये क्या करता है, ये करता है इट सर्व एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर द एरिथ्रोपोइटिन जीन। एरिथ्रोपोइटिन जीन के ऊपर क्या पड़ा है आपके पास, हरी पड़ा हुआ है, ठीक है, हरी है HRE, मैंने हरी इस तरह रखा है। हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट, उस रिस्पॉन्स एलिमेंट के ऊपर जब ये इफ आके लग जाता है हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर, तो एरिथ्रोपोइटिन की ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू हो जाती है, एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा बनेगा, एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा बनेगा तो एरिथ्रोपोइटिन जो हमारे मल्टीपोटेंट सेल्स हैं, मल्टीपोटेंट सेल्स जिन्होंने वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, मेगा कैरियोसाइट्स बनाने हैं, तो उनको ज़्यादा, उनकी प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देगा, ठीक है। इट सर्व एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये आप नीचे पढ़ सकते हैं डिटेल। नेक्स्ट चलते हैं। अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद पर्नीशियस एनीमिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। पर्नीशियस एनीमिया में पता क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया में आपके पास ये प्रॉब्लम होती है कि जो आपका इंट्रिंसिक फैक्टर है ना, उसमें एट्रोफी हो जाती है, एट्रोफी ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा लीडिंग टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर,
ठीक है, इसका चार्ली आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इधर मैंने आपके लिए ना थोड़ी सी चीज़ें लिखी हुई थी इसके बारे में। होता है ये क्या है, अतः जितने भी आप देख लें पर्नीशियस अनीमिया और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में फ़र्क क्या होता है। देखो जो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है ना, इसमें मैंने आपको बताया विटामिन B9 B12, B9 होता है फोलिक एसिड, B12 होता है कोबालामिन। याद हो जाएगा, अगर नहीं माइंड में ना आ रहा ना तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये बार बार रिपीट करने से आएगा। विटामिन B9 और विटामिन B12 होता है, तो इसकी वजह से जो होता है वो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है। पर्नीशियस अनीमिया क्यों होता है, इसमें जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ना, इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 और विटामिन B9 को अब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है, वो ख़राब होता है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से पर्नीशियस अनीमिया होता है। ठीक है, तो इस पर्नीशियस अनीमिया बेसिकली है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया भी ना, तो वो कहता है ऑल पर्नीशियस अनीमिया क्या है, वो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है। लेकिन ऑल मेगालोब्लास्टिक अनीमिया पर्नीशियस अनीमिया नहीं है। पर्नीशियस अनीमिया मतलब छोटा सब यूनिट, कह लें सब सेट है। ठीक है, सब सेट है, छोटा ग्रुप है। जो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया एक बड़ा सर्कल लगाओ, उसमें मेगालोब्लास्टिक अनीमिया लिखो, उसके अंदर छोटा सा पर्नीशियस अनीमिया लिख दो। तो पर्नीशियस अनीमिया जो है ना वो एक ऑटो इम्यून विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, और इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हमारे पास मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है। ठीक है, ये आपके पास एक सिंपल सा MCQ था, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं साथ। कहता है विच बायोकेमिकल स्टेप इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पायरोल मॉलिक्यूल ड्यूरिंग हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। तो आपको पता है होता क्या है, आपको ये साइड में नज़र आ रहा होगा, दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना सक्सिनल को के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये देखें, टू मॉलिक्यूल सक्सिनल को ए बाइंड करते हैं दो मॉलिक्यूल्स ग्लाइसिन से, तो क्या बनता है, पायरोल बनता है। ठीक है, ये पायरोल, ये पूरा स्ट्रक्चर पायरोल का बनता है। चार मॉलिक्यूल्स पायरोल के मिलते हैं तो क्या बनता है, प्रोटोपोरफायरिन 9 रिंग बनता है। ठीक है, प्रोटोपोरफायरिन 9 रिंग बनता है। प्रोटोपोरफायरिन 9 रिंग जब मिलता है फेरिक के साथ, आयरन के साथ, तो हीम बनता है। हीम प्लस पॉलीपेप्टाइड जो होती है, ग्लोबुलिन चेन होती है, वो मिलती है तो क्या हेमोग्लोबिन चेन बनती है। 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन्स मिलाओगे तो हेमोग्लोबिन A बनेगी। ठीक है, ये बात की बात है। वो कहता है कि इसमें से पायरोल मॉलिक्यूल बनाने के लिए कौन सा है, तो बाइंडिंग ऑफ सक्सिनल को A विद ग्लाइसिन, बाकी कोई भी सूट नहीं कर रहा। In the transport of iron, which plasma protein is responsible for binding with iron to form a compound that can be delivered to the erythroblast in the bone marrow? ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन के लिए कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखें। मैंने तो याद इसको इस तरह रखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने तो निमोनिक्स बना के याद किया, क्योंकि निमोनिक्स के बगैर चीज़ें भूल जाती हैं, और जो इस तरह की रट्टे वाली चीज़ें हैं वो आप ऐसे ही कर सकते हैं। एट AF याद किया हुआ, एट 5 PM होता है, एट 6 PM होता है, तो मैंने एट AF से याद कर लिया। तो पहले नंबर पे जो आपके पास प्रोटीन आएगा उसको हम कहते हैं एपोट्रांसफेरिन, या ट्रांसफेरिन सिंपल कह लो। ठीक है, ट्रांसफेरिन। और दूसरे नंबर पे जो होगा अपोफेरेटिन। ठीक है, पहले ट्रांसफेरिन आता है, फिर फेरेटिन आता है। फेरेटिन स्टोर फॉर्म करता है और ट्रांसफेरिन ट्रांसफर फॉर्म करता है, तो ये मिक्स हो जाते थे ना। तो अगर आप बचना चाहते हैं तो एट AF से याद कर सकते हो, नहीं तो खैर है, वैसे भी याद रहता है, कोई मुश्किल चीज़ तो है नहीं इसमें। ठीक है, तो ट्रांसफेरिन हमारा आएगा, क्यों, ये हमारा ट्रांसपोर्ट फॉर्म है, विच कैन बी डिलीवर टू द एरिथ्रोब्लास्ट इन दी बोन मैरो। ट्रांसफेरिन। हीमोसिड्रिन क्या होता है, ये स्टोर फॉर्म होता है। ठीक है, और कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स ये तो हेमोग्लोबिन के अंदर होता है, जो कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड अनलोडिंग और लोडिंग में हेल्प करता है। एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन है। एपोफेरेटिन मैंने आपको बताया, ये स्टोर्ड फॉर्म है। ठीक है, सॉरी मैंने हीमोसिड्रिन पे मेरी वो लग गया पेंसिल, तो इसका ट्रांसफेरिन ही आएगा। ठीक है, और गलती से लग गया। ठीक है, चलें, अब हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें 1 नंबर कम होगा। खैर चलें, तो इसमें हीमोसिड्रिन जो है ना वो इनसोलेबल। ठीक है, हीमोसिड्रिन और एपोफेरेटिन दोनों स्टोरेज फॉर्म है, लेकिन हीमोसिड्रिन क्या है, इनसोलेबल स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन है, नॉट अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है, और बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। एल्बुमिन एक इम्पोर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है, और ये पूरे का पूरा प्रोटीन होता है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल MCQ है, आप किसी को पता ही होगा कि RBCs की लाइफ स्पैन कितना था, 120 डेज़। ये रिपीट हुआ ना पास पेपर से भी हम लेते हैं, तो इसलिए ये आ गया। ठीक है, 120 डेज़। जब वो कहता है कि 10-year-old चाइल्ड हैविंग एन अल्टीट्यूड ऑफ
15,000 फीट्स हैज़ अ रेड ब्लड सेल काउंट इतना है, तो ये कौन सी कंडीशन होगी? अच्छा, यहाँ से एमसीक्यूज आएंगे और बड़े मज़े के एमसीक्यूज आएंगे। अच्छा, अगर आपके ना आरबीसीज कम हो जाएं, अच्छा आरबीसीज कम होते हैं तो हम उसको अनीमिया कहते हैं। अनीमिया बेसिकली आरबीसीज को कम होने को नहीं कहते हैं। एक कंसेप्ट ज़हन में रखो, अनीमिया कहते हैं हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम होने को, ठीक है। अनीमिया का लफ्ज़ आया, हेमोग्लोबिन का नाम लेना, आरबीसी का नाम नहीं लेना आपने, खबरदार। अगर आपने आरबीसी, अब आरबीसी कम होंगे तो हेमोग्लोबिन भी तो ज़ाहिर कम होगा, लेकिन अनीमिया का जब भी नाम आएगा हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम होती है, ये याद रखना है, ठीक है। टीचर्स वाइवाज में या रिटर्न में या कहीं पे भी ये चीज़ें आ जाती हैं। दूसरी चीज़ होती है, अगर आपकी आरबीसी ज़्यादा हो जाए, आरबीसीज या हेमोग्लोबिन, इसमें कोई मसला नहीं है। आरबीसीज या हेमोग्लोबिन अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जी पोलेसाइथीमिया, ठीक है। इसको कहते हैं पोलेसाइथीमिया, पोलेसाइथीमिया। अच्छा, ये दो तरह का होता है, एक होता है सेकेंडरी, ठीक है, ये दूसरा होता है वैसे सेकेंडरी, ये सेकेंडरी पोलेसाइथीमिया होता है, और एक होता है पोलेसाइथीमिया वीरा, ठीक है। पोलेसाइथीमिया ये बड़ा फिल्मी सा नाम है, पोलेसाइथीमिया वीरा, पता नहीं वीरा है क्या है। इसका दूसरा नाम भी है, इसको कहते हैं अरिथ्रीमिया, ठीक है, अरिथ्रीमिया। ये दूसरा नाम जो होता है ना, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, ये बोलना नहीं है। अच्छा, एक है सेकेंडरी पोलेसाइथीमिया, और एक होता है हमारे पास पोलेसाइथीमिया वीरा या अरिथ्रीमिया, ठीक है। जो सेकेंडरी पोलेसाइथीमिया होता है ना, ये याद रखना है, ये फिजियोलॉजिकल है, ये नॉर्मल है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है सारी इसमें। सेकेंडरी पोलेसाइथीमिया बहुत अच्छी चीज़ है, ये रखना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ कैसे है? जब भी आप माउंटेन्स में जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे, आपकी बॉडी में ज़्यादा सारे आरबीसीज बनना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसका ये मसला है कि ये ब्लड को थोड़ा सा गाढ़ा कर देता है। ब्लड में आरबीसी ज़्यादा होंगे तो ब्लड क्या होगा? विस्कस हो जाएगा। ब्लड जब विस्कस होगा तो स्लगिश हो जाएगा, आपकी बॉडी जो है ना वो ब्लूइश देगी, इसको कहते हैं ब्लूइश डिस्कलराइजेशन हो जाती है, ठीक है। और इस तरह के सीन होता है। इसमें हार्ट फेलियर का भी मसला हो सकता है। इसका दूसरा एक कीवर्ड याद रखना, हार्ट फेलियर भी हो सकता है। क्यों? ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो हार्ट फेलियर की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। स्लगिश ब्लड हो जाएगा, उसमें आपका ब्लूइश हो जाए, साइनोसिस नहीं कहते जिसको, वर्ड कहते हैं साइनोसिस कहते हैं, ठीक है। आई गेस ये वर्ड था, साइनोसिस कहते हैं, ठीक है। ब्लूइश स्किन हो जाती है, क्यों? ब्लड में आरबीसी ज़्यादा हो गया है, ब्लड आपका विस्कस हो गया है। ब्लड जब विस्कस होता है तो ब्लड फ्लो करने में मुश्किल होती है, ब्लड फ्लो करने में मुश्किल होती है तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ती है और हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। और ये वैसे है फिजियोलॉजिकल, आप जब हाई एल्टीट्यूड्स वगैरह में जाते हैं तो कोई इतना मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो तब ये सेकेंडरी पोलेसाइथीमिया होता है। अब पोलेसाइथीमिया वीरा बहुत ही वीरा अच्छा नहीं है, अरिथ्रीमिया कहते हैं इसको दूसरा नाम। इसमें क्या होता है? ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, पैथोलॉजिकल, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी जीन डिफेक्ट हो गया और कोई भी मसला मसाइल हो गया जिसकी वजह से आपकी बॉडी में अबनॉर्मल ब्लास्ट बनने शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसमें भी ब्लड स्लगिश हो जाएगा क्योंकि आरबीसी ज़्यादा होगा, साइनोसिस वगैरह, ब्लूइश डिस्कलराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। इससे आपके कोई भी एमसीक्यूज इंशाल्लाह आप गलत नहीं होंगे अगर आपको पोलेसाइथीमिया का आता है। तो कहता है कि ये 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड एल्टीट्यूड पे चला गया, भाई हाई एल्टीट्यूड पे चला गया, तो इसमें पोलेसाइथीमिया वीरा होगा। वीरा अच्छा नहीं है सर, ये पैथोलॉजिकल टर्म है और ये जीन डिफेक्ट की वजह से होता है, एबनॉर्मल सेल्स बनने हैं। हमारे पास सेकेंडरी पोलेसाइथीमिया होगा, ठीक है। ये प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? ये प्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो में डिफेक्ट होता है, आपकी जो बोन मैरो वो प्लास्टिक की हो जाती है। तो बोन मैरो ने क्या बनाना होता है, ये मैं वैसे फ़नी वे में आपको ये लेक्चर्स में कुछ पॉइंट्स बताता हूँ ताकि आप ज़हन में रहें कि जो बोन मैरो ने आरबीसी बनाने होते हैं, जब प्लास्टिक का हो जाएगा बोन मैरो तो वो बनाएगा नहीं बनाता। तो ये एमसीक्यूज आता है प्लास्टिक एनीमिया में किस में प्रॉब्लम होती है? बोन मैरो में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस हम ये देखते हैं, इसका एमसीक्यूज आएगा आगे, डाला तो था, आएगा मेरे ख्याल में। माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ये इसमें जो आरबीसी का साइज़ होता है वो छोटा रह जाता है, तो ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है।
जो मेगालोब्लास्टिक होते हैं ना, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और माइक्रोसाइटिक एनीमिया में देखो दोनों कोरिलेट कर रहे हैं ना, दोनों अपोजिट फॉर्म में। एक में सेल छोटा हो जाएगा, एक सेल में बड़ा हो जाता है। जिसमें सेल बड़ा होता है ना वो विटामिन B9 और विटामिन B12 की कैटेगरी में चला गया, ठीक है। और पर्नीशियस एनीमिया भी उसी कैटेगरी में आ गया। तो मेगालोब्लास्टिक पर्नीशियस एनीमिया ये विटामिन B9 B12 और याद रख लें इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से है। बहुत इजी हो गया आपके लिए, ठीक है। और जबकि जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया है वो बेसिकली हमारा किसकी वजह से है, वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। बेसिकली अगर रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है ना वो 80 माइक्रोमीटर से कम होता है, 80 माइक्रोमीटर है, मुझे साइज़ नहीं, 80 से कम होता है ना, तो फिर वो माइक्रोसाइटिक एनीमिया की तरफ जाता है। अगर 100 से ज़्यादा तो वो मेगालोब्लास्टिक जाता है। 80 से 100 के दरमियान नॉर्मल 1 माइक्रोमीटर, ये मैंने एक साइज़ आपको बता दिया, ठीक है, साथ में। अच्छा जी, इन द कंटेंट्स ऑफ द हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर विच टाइप ऑफ चेन आर फाउंड इन द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अडल्ट हेमोग्लोबिन। तो ये याद रखना है, 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। अगर बीटा चेन्स में प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा। बीटा चेन्स में प्रॉब्लम क्या होता है, दोनों बीटा चेन्स में जो हेमोग्लोबिन है ना उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाएगा, अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है ना इन बीटा चेन्स में, तो अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाए तो ये सिकल सेल एनीमिया होता है। इसमें जो सेल्स होते हैं ना वो सिकल शेप बन जाते हैं, ठीक है। और मज़ीद प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हम वो बाद में देखेंगे, लेकिन 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स होती हैं। अच्छा मुझे बताओ 2 अल्फा चेन्स एंड 2 गैमा चेन्स किस में होगी, फीटल हेमोग्लोबिन। आपने वो एलएस पढ़े थे, उसमें उसने पूछा था कि कौन से हेमोग्लोबिन होते हैं। तो बेसिकली 2 से 3 तरह के हेमोग्लोबिन होते हैं। एक तो आपका जो अडल्ट का हेमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा चेन्स 2 बीटा चेन्स होती हैं। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, 2 अल्फा चेन्स 2 बीटा चेन्स ही होती हैं, लेकिन बीटा चेन्स में क्या डिफेक्ट होता है, बीटा चेन्स में ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। ये एमसीक्यू था आपका। अच्छा जी, 2 जो होता है फीटल हेमोग्लोबिन उसमें क्या होता है, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 गैमा चेन्स होती हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा 2 अल्फा चेन्स एंड 2 डेल्टा चेन्स ये होती हैं। 2 अल्फा चेन्स एंड 2 डेल्टा चेन्स होती हैं, ये हेमोग्लोबिन डेल्टा चेन्स होती हैं, ये हेमोग्लोबिन A2 में होती हैं, ठीक है। जो नॉर्मल हमारा हेमोग्लोबिन है वो हेमोग्लोबिन A होता है। हेमोग्लोबिन A में क्या, 2 अल्फा चेन्स 2 बीटा चेन्स। फीटल में क्या होती हैं, फीटल में होती हैं 2 अल्फा चेन्स 2 गैमा चेन्स, ये याद रखना है, 2 गैमा चेन्स, ठीक है। जबकि 2 अल्फा चेन्स एंड 2 डेल्टा चेन्स कितने हैं, हेमोग्लोबिन A2 में होती हैं। ये भी अडल्ट का होता है लेकिन माइनर सा कंपोनेंट होता है। आप में अभी हेमोग्लोबिन A होगा और 95%, लेकिन हेमोग्लोबिन A2 भी होगा 5 2 3 4%, मतलब बहुत कम होता है, ये आपने देख लेना। नेक्स्ट है, व्हाई डज द कार्डिक आउटपुट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन पेशेंट विद सीवियर एनीमिया। कार्डिक आउटपुट क्यों बढ़ता है, ठीक है, अगर सीवियर एनीमिया हो। एनीमिया मीन हेमोग्लोबिन कम, हेमोग्लोबिन मीन कम मतलब आरबीसीज कम हो गए हैं, ठीक है। तो एक्सेसिव प्रोडक्शन फॉर एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, वाह क्या बात है। एनीमिया हुआ तो एरिथ्रोपोइटिन तो कम ही होगा ना सर, क्यों, क्या कह रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रही आपकी, ये ऑप्शन क्यों दिया है वैसे। जो नॉर्मल सा बच्चा भी वो इसको नहीं करेगा। डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट बाय द आयरन, क्या बात है सर, क्यों डायरेक्ट किए, क्यों करना है। अच्छा जी, डिक्रीज इन द टोटल ब्लड वॉल्यूम ड्यू टू द फ्लूइड लॉस, ब्लड लॉस क्या, डिक्रीज इन द टोटल ब्लड वॉल्यूम ड्यू टू द फ्लूइड लॉस, ठीक है। अच्छा जी, डिक्रीज इन द ब्लड विस्कोसिटी एंड हाइपोक्सिया इंड्यूस वेजोडाइलेशन, इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी। ब्लड विस्कोसिटी क्यों इंक्रीज होगी, ब्लड सेल्स तो कम हो रहे हैं सर, डिक्रीज होगी। पहले 3 सेंस नहीं बनती, दरमियान देखें, डिक्रीज इन टोटल ब्लड वॉल्यूम ड्यू टू फ्लूइड लॉस, क्यों, फ्लूइड लॉस तो नहीं हुआ सर, आरबीसीज नहीं बन रहे। डिक्रीज इन ब्लड विस्कोसिटी एंड हाइपोक्सिया इंड्यूस वेजोडाइलेशन, जी बिल्कुल, जब ब्लड पतला होगा तो वेजोडाइलेशन होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना। बेसिकली ब्लड वेसल्स में जो मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, उनको कंट्रैक्ट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो जब आप उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हाइपोक्सिया की वजह से वेजोडाइलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रोल ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड कौन सा विटामिन है, V9, B12 का क्या नाम है, कोबालामिन, ठीक है। क्या करते हैं इन द ब्लड सेल, दे कटलाइज द, अच्छा ये क्या करते हैं, मैंने कहा था मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अच्छा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्यों होता है सर, ये होता है कि जो ये 2 विटामिन है ना, विटामिन B9 और B12, फॉलिक एसिड और कोबालामिन, ये क्या करते हैं, ये मैचुरेशन करते हैं, किसकी मैचुरेशन करते हैं, थायमाइडिन जो है ना ट्राइफॉस्फेट। ये आपके आरबीसी के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें थायमाइडिन ट्राइफॉस्फेट होता है, वो बनना होता है। अब देखो गौर से देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना ये बच्चे, डॉक्टर साहब बच्चा कह रहा। अच्छा ये होता क्या है, ये आपका आरबीसी है,
ठीक है। इसके अंदर आपके पास पड़ा हुआ है ये न्यूक्लियस। इसके अंदर जब तक ये नहीं बनेगा ना, इसने इस सेल ने डिवाइड होना है, सेल ने 2 सेल्स में डिवाइड होना है, ठीक है। इस सेल ने डिवाइड होके 2 सेल्स मजीद बनाने हैं, माइटोसिस होती है ना, इसने 2 सेल्स बनाने हैं ऐसे, ठीक हो गया सर। जब तक ये न्यूक्लियस जो डिवाइड नहीं करेगा ना, तो ये सेल डिवाइड नहीं होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर जो आपने बनाना है थाइमाइडिन ट्राइफॉस्फेट बनानी है, ये किसने, विटामिन B9 और B12 ने बनानी है। तो जब तक ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसकी मैचुरेशन नहीं होगी, ये थाइमाइडिन ट्राइफॉस्फेट नहीं बनेगा, न्यूक्लियस बड़ा नहीं होगा, न्यूक्लियस बड़ा नहीं होगा तो ये डिवाइड नहीं होगा। अब जब तक ये नहीं होगा तो सेल कैसे डिवाइड होगा? सेल डिवाइड होने के लिए न्यूक्लियस का डिवाइड होना ज़रूरी है, न्यूक्लियस का ग्रो करना ज़रूरी है, इसमें थाइमाइडिन ट्राइफॉस्फेट का बनना ज़रूरी है। तो क्या होता है, सेल आपका ग्रो होता रहता है मेगालोब्लास्टिक, जबकि न्यूक्लियस अभी सोच रहा है भाई मैं कैसे बनाऊंगा अपना थाइमाइडिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका मेगालोब्लास्टिक हो जाता है। फिर ये जब होता है ये फ्रजाइल होता है, इसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो बड़ी ऐसे नरम मुलायम हो जाती है, फ्रजाइल सी हो जाती है, जिसकी वजह से ये रप्चर होने का खतरा होता है। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा आपके पास? दे आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थाइमाइडिन ट्राइफॉस्फेट। ये मेगालोब्लास्टिक क्लियर हुआ ना, पर्नीशियस एनीमिया इनको एक तरफ रखना है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को एक तरफ रखना है। जो आयरन वाला है वो माइक्रोसिटिक होते हैं, ये वाले जो होते हैं वो मैक्रोसिटिक होते हैं। ये आप रीड आउट पे कर सकते हैं साथ। अच्छा जी, प्राइमरी साइट ऑफ रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि मिडिल ट्राइमेस्टर में कौन कौन होता है, LL एंड SLL क्या है आपके पास, लीवर होता है, लिम्फ नोड होता है और स्प्लीन होती है। मैंने कहा था कि लीवर जो होता है ना वो मेन होता है, देखो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए, लेकिन लीवर था मेन होता है, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इन द कंडीशन ऑफ हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस व्हाई डू द रेड ब्लड सेल्स रप्चर इजीली। देखो जो हमारा RBCs है ना, इसका जो नॉर्मल जो शेप है वो ये शेप होती है, मैंने ये बनाई हुई है, ठीक है। ये बाइकनकेव शेप होती है, इसमें जो होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज़्यादा होती है, ताकि वो स्क्वीज़ होके ना वो कैपिलरीज के से गुजर सके। जब आपका RBC ये सर्कुलर बन जाएगा, इस तरह का स्फेरिकल होता है, किसके केस में, हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस के केस में, फिर क्या होगा, वो ब्लड सेल पास ही नहीं कर सकता सर, रप्चर हो जाएगा ना। तो इसकी वजह से द हेमोग्लोबिन प्रेसिपिटेट इनटू द लॉन्ग क्रिस्टल एट लो ऑक्सीजन, द सेल्स कंटेन्स इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बन, लैक्स द एक्सेस मेम्ब्रेन ऑफ द बाइकनकेव। क्या कहते हैं, व्हाई डू द रेड ब्लड सेल रप्चर इजीली, द सेल लैक द एक्सेस मेम्ब्रेन ऑफ द बाइकनकेव डिस्क शेप। हाँ यही है ना, यही बन रहा है, हाँ ठीक है। अच्छा इसका डेल्टा है, क्यों, मैंने आपको यही बताया ना कि जो बाइकनकेव में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज़्यादा होती है, अंदर मटेरियल कम होता है, तो ये स्क्वीज़ होकर चला जाता है, जबकि स्फेरिकल फॉर्म में ये गोल मोल सा बन जाता है, गोल मोल सा, ठीक है। तो ये इसकी मेम्ब्रेन कम हो जाती है, मटेरियल अंदर ऐसे होता है, तो ये ब्रिक्स छोटी छोटी जगह से कैसे पास हो सकता है, तो रप्चर हो जाता है, ठीक है। तो ये लैग करता है, ये मतलब मिस करता है अपनी वो जो एक्सेस मेम्ब्रेन थी बाइकनकेव डिस्क में। अच्छा जी, व्हाट हैपन टू दी पोरफायरिन पोर्शन ऑफ द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आफ्टर रेड ब्लड सेल्स इज फैगोसाइटोसिस बाय द मैक्रोफेजेस। अच्छा होता क्या है सर, जब आपका हेमोग्लोबिन भाई एक्सपायर होता है, आपका RBC एक्सपायर होता है, तो क्या होता है, हेमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन में ब्रेकडाउन होता है, ये साथ में मैंने दिया हुआ। तो ग्लोबिन जो होता है वो अमाइनो एसिड में टूट जाता है, हीम जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है, उससे आयरन निकल जाता है और आयरन ट्रांसफेरिन ले जाता है, और जो पोरफायरिन होता है वो बिलीवर्डिन में पहले कन्वर्ट होता है, फिर बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है। आपकी गाइडेंस में सिंपल लिखा हुआ है, गेनोन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा हुआ था। अच्छा आपकी वो बुक में क्या कहता है, आपका जो बुक कहती है ना कि पोरफायरिन जो बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है, लेकिन याद रखना बिलीरुबिन से पहले बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है। ये आप बायोकेम में भी पढ़ लोगे, ठीक है, बायोकेम में ये पूरा पढ़ोगे जो मैंने दिया हुआ था इधर। तो होता क्या है, आपके पास जो इट इज़ कन्वर्टेड टू बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन, ठीक है, ये आपके लिए इजी सा हो गया। अ पर्सन विद अ रूडी complexion and bluish cyanotic tint is likely suffering from which condition। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो ये ब्लूइश होती है, ये पोलिसाइथीमिया की वजह से होती है, जिसमें आपका ब्लड बड़ा गाढ़ा सा हो जाता है, विस्कस हो जाता है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया बिल्कुल भी नहीं, पर्नीशियस एनीमिया बिल्कुल भी नहीं, पोलिसाइथीमिया वीरा हो सकता है या सेकेंडरी पोलिसाइथीमिया हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन इधर एक ही ऑप्शन है तो शुक्र है, वरना दोनों में से चूज़ करना पड़ता है।
तो आपने फिर पोलिसाइथीमिया वीरा ही चूज़ करना था ड्यू टू स्लगिश फ्लो एंड डीऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन। यहाँ तक द टोटल क्वांटिटी ऑफ आयरन इन द बॉडी एवरेज 4 to 5 ग्राम्स। अच्छा, आपकी जो बॉडी होती है ना, उसमें याद रखना कि आपकी बॉडी में कितना आयरन होता है। ये सुना है कि आपकी बॉडी में आयरन होता है, आप उससे नेल बना सकते हैं। नेल वो कील जो होते हैं ना, लोहे के कील होते हैं, वो बना सकते हैं। भाई पता नहीं कितना आयरन होता है भाई, मिला के टोटल जो है ना 4 से 5 ग्राम होता है आपकी बॉडी में आयरन, अकॉर्डिंग टू गाइटन। ठीक है, हम तो गाइटन रेफरेंस बुक जाएंगे ना, जहाँ से हमारे एमसीक्यू आएंगे यूएचएस की तरफ से। तो टोटल आयरन इन दी बॉडी कितना होता है, वो 4 to 5 ग्राम होता है। अच्छा, ये जो 4 to 5 ग्राम होता है सर, ये बॉडी में कहीं पड़ा हुआ है, कहीं अलहदा सा पड़ा हुआ नहीं। इसमें से जो 4 to 5 ग्राम आयरन है ना, इसमें 65% जो आयरन है ना, वो क्या है, वो हेमोग्लोबिन के अंदर पड़ा हुआ है। हेमोग्लोबिन में आयरन होता है ना, वो हमारा 4 से 5 ग्राम में से ना, समझ लो 5 ग्राम ही आयरन है पूरी बॉडी में हमारे। तो जो 65% उसका जो परसेंटेज है ना, वो हेमोग्लोबिन के अंदर पड़ी हुई है। जो 4% जो है ना, वो 4% है, वो पड़ी हुई है आपके पास किसमें, वो पड़ी हुई है आपके पास मायोग्लोबिन में। ये ऑप्शन भी ऐसे दिए हुए हैं, 65% जो है ना ये हेमोग्लोबिन में, ये 5 ग्राम का, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये 5 ग्राम का, और 4% मायोग्लोबिन में, और 0.5% जो है ना 0.1%, ये जो ऑप्शन ई है, ये जो है ना ये कंबाइन होता है विद प्रोटीन ट्रांसफेरिन के साथ, एड एफ। ठीक है, ट्रांसफेरिन के साथ। जबकि 15 to 15 to 30 टाइम्स 13% जो होता है ना, वो रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स में बड़ा होता है, रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स में और लीवर पैरेन्काइमा सेल्स में, इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन। यही पूछा था उसने कि फेरिटिन में कितना होता है, 15 से 30%। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू का आंसर था। 15 से 30% जो होता है ना आयरन, वो स्टोर्ड होता है एज अ फेरिटिन। ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू था। जबकि 65% जो होता है वो हेमोग्लोबिन में होता है, 4% मायोग्लोबिन में होता है, 0.1% जो होता है वो होता है ट्रांसफेरिन की फॉर्म में, मतलब वो ट्रांसफ़र ही चल रहा है, कोई आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र वगैरह हो रहा है। ये आपने याद रखना है। Which specific cell is stimulated by erythropoietin to begin the process of producing new red blood cells? मल्टीपोटेंट नहीं करना, रेड ब्लड सेल की बात की है तो क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट ही करना है। ठीक है, ये इजी था, लेकिन जल्दबाजी में ये नहीं लगा देना। What is the primary factor that regulate the total amount of iron in the body? कौन सा प्राइमरी फैक्टर है जो आयरन को रेगुलेट करता है? ठीक है, द रेट ऑफ हेमोग्लोबिन डिस्ट्रक्शन बाय द मैक्रोफेजेस, ये तो मतलब रिसाइकल करता है ना, तो कोई मतलब दूसरा रोल नहीं है। द कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांसफेरिन रिसेप्टर इन द बोन मैरो, द रेट ऑफ आयरन अब्जॉर्प्शन। जी बिल्कुल, हमारी बॉडी को अगर आयरन चाहिए होता है तो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर देगा। अगर आपकी बॉडी को आयरन नहीं चाहिए, आयरन पहले स्टोर फॉर्म में ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो आपका बॉडी अब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो फीसिस की फॉर्म में निकाल देगा। ठीक है, अब्जॉर्प्शन कम कर देगा इंट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू। द रेट ऑफ आयरन अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। वेरी इजी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द सिकल सेल एनीमिया क्राइसिस कैन ऑकर व्हेन लो ऑक्सीजन। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 ही बीटा चेन्स होती हैं। दोनों बीटा चेन्स के अमाइनो एसिड जो सीक्वेंस होता है उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। ठीक है, अब वैलिन आ जाता है तो इसकी शेप जो होती है ना, नॉर्मल जो शेप होती है वो चेंज होती है, वो सिकल सेल बन जाते हैं। सिकल सेल्स जो बनते हैं वो क्रिस्टल बना देते हैं ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर क्रिस्टल बना देते हैं तो ये हेमोग्लोबिन को सही से कैरी नहीं करते, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके, एक मसला बन गया भाईजान कि सेल की शेप खराब हो गई है, सिकल सेल क्रिस्टल से बन गया, उस वो हेमोग्लोबिन नहीं कर सकते। अब ये क्रिस्टल तो चलो हेमोग्लोबिन कम लेके जा रहे हैं, ये क्रिस्टल फंस जाते हैं कैपिलरीज के अंदर जाके। ठीक है, और ये मजीद ब्लड की सप्लाई को रोक देते हैं, मजीद क्राइसिस करा देते हैं, इसलिए इसको क्राइसिस कहा है। एक तो अपनी शेप की, क्रिस्टल फॉर्म की शेप की वजह से इसने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कराई, दूसरी ये जाके फंस गए हैं ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, और जब ये फंसे हैं उसकी वजह से ब्लड की सप्लाई मजीद रुक गई है, तो ब्लड की सप्लाई जब रुकी है तो ये क्राइसिस बन गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम इन सिकल सेल एनीमिया क्राइसिस कैन ऑकर व्हेन लो ऑक्सीजन टेंशन लीड टू सिकलिंग ऑफ द सेल। ठीक है, व्हाई डज दिस लीड टू दी विशियस साइकिल? विशियस सर्कल एक बन जाता है, इसमें मजीद प्रॉब्लम होती है और बंदे की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। सिकल्स को कॉजेज द लीवर टू स्टॉप ऑब्जर्विंग आयरन, बिल्कुल भी नहीं। सिकल सेल्स ब्लॉक्स स्मॉल वेसल्स वर्सनिंग द टिश्यू हिपोक्सिया, बिल्कुल यही मैंने कहा, ये जाके फंस जाते हैं और ऑक्सीजन आप ब्लड जाने देते हैं, मजीद हाइपोक्सिया क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, स्मॉल वेसल्स में ब्लड कैपिलरीज में जाकर फंस जाते हैं।
अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब आर रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट कौन सा है? ये आखिरी है ना, पहला प्रो एरिथ्रोब्लास्ट होता है, फिर बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट होता है, उसके बाद कौन सा पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट होता है, फिर ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट होता है। ये सारे स्टेजेस तो आपको ज़ुबानी याद होंगे, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। फिर रेटिकुलोसाइट होता है, तो इसमें मैंने आपको बताया था इसमें रेमिनेंट्स होते हैं, ठीक है, सेल कंटेनिंग रेमिनेंट्स ऑफ द गोल्गी apparatus एंड माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ईजी था। लास्ट है सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया इज अ फ्रीक्वेंट फाइंडिंग इन अ पेशेंट विद क्रोनिक कार्डिक फेलियर। व्हाट इज द अंडरलाइंग कॉजेज फॉर द इंक्रीज इन आरबीसीज। मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया बहुत अच्छा है, ये हाइपोक्सिया की वजह से होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉलीसाइथीमिया वीरा या एरिथ्रीमिया जो है ना वो बहुत अच्छा नहीं है, वो क्योंकि किस वजह से होता है, वो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें, जीन्स डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है, और इमेच्योर ब्लास्ट से बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें आएगा इंक्रीज टिश्यू ब्लड फ्लो ड्यू टू द हार्ट फेलियर, बिल्कुल ही हाई एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन लेवल को हाई एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन लेवल खैर है। टिश्यू अपोक्सिया, ऊपर गए हैं, ऑक्सीजन की कमी है पहले ही, इसलिए आरबीसी है। टिश्यू अपोक्सिया रिजल्टिंग फ्रॉम डिक्रीज डिलीवरी ऑक्सीजन, बिल्कुल ये ठीक है। जेनेटिक म्यूटेशन इन दी हेमाटोसाइटिक ब्लास्ट, ये जो है ना, ये याद कर लो, ये उसकी प्रॉब्लम है पॉलीसाइथीमिया वीरा की, ठीक है। रिड्यूस्ड एक्सक्रीशन ऑफ द आयरन बाय द किडनी, बिल्कुल भी नहीं, वो एरिथ्रोपोइटिन की वजह से होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। टिश्यू हाइपोक्सिया रिजल्टिंग फ्रॉम द डिक्रीज डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एक इजी सा एमसीक्यूज था। तो यहाँ से मैंने सारे करवा दिए पॉइंट्स आपको, जो मैंने नोट्स आपके लिए किए हुए थे। जी हाँ, हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को तक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। बाकी सारी चीज़ें मैंने शायद बता दी हैं। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।